So you're the CIO of DSP Pension Fund. So Yeah. आप यहाँ पर कितना total AUM manage कर रहे हो? We are close to 8,000 crores. Oh wow. तो कितने साल से आप investing कर रहे हो? Investing, I actually started way back in 2014. So until 2022, I was investing my own money and my family's savings with the portfolios we are managing at DSP. So Google का क्या thesis था जब आपने 2019 में hold किया था? कि यार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इंडिया के अंदर 25 टाइम्स पे राइस मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग एंड 15 टाइम्स पे मेरे को गूगल मिल रही है. व्हाट वुड आई गो लाइक इट्स काइंड ऑफ इजी राइट कि गूगल बाय करना है इस टाइम पे या ये बाय करना है. You bought ITC in 2019. Yeah. तो तभी क्या story था? द थिंग इज कि अगर आप आईटीसी को देखते हो या कोई भी टोबैको कंपनी को देखते हो इंडिया के अंदर, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो मार्लबोरो हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलता सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का. आज की डेट में बहुत डिफिकल्ट है. ये मार्केटिंग अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर. देयर इज अ COTPA एक्ट. इट वाज इनैक्टेड इन आई थिंक 2003 एंड तब से आप सिगरेट्स की मार्केटिंग भी नहीं कर सकते. तो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते तो आप बताओगे कैसे कि मैं नया सिगरेट प्लेयर आया हूँ मार्केट के अंदर. आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा था? Started buying Persistent Systems in my personal portfolio at 511, and then the stock kind of doubled, then tripled, then 4x हो गया, then 5x हो गया. Can you give me example of some cues or some hints when you go to like meet promoters? See, flamboyance is one of the things that I stay away from in terms of business. Like there was this one of the managers we went to meet, and he had like this button open, and he had like multiple gold chains, and I just looked at and the stock looked cheap. I was like, ये stock probably यार इसीलिए cheap है. इसलिए आपने आपके पूरे ट्विटर या सबस्टैक के राइटिंग के ब्लॉग्स में सबसे कंट्रोवर्शियल चीज या बोल्डेस्ट प्रेडिक्शन क्या किया होगा? इन्वेस्टिंग के अंदर ना India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. सबसे controversial statement आपने क्या लिखा होगा and something that you think was contrarian? So मैंने एक टाइम पे बोला था कि Netflix और Amazon probably have way higher terminal value than any of the FANGs combined. So क्यों ऐसे? So मैंने ये बोला था कि so मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि Netflix तो कोई भी चीज़ ना दो टू pronged मोड से बनती है. So one thing is कि आपके पास डिमांड एग्रीगेशन है, राइट? डिमांड एग्रीगेशन है कि Netflix पे लोगों की अटेंशन है. आप यूट्यूब पे हो, यूट्यूब पे लोगों की अटेंशन है, इसलिए आप यहाँ पे हो. आपने जो रोगन का एग्जांपल दिया मुझे कि उसने Spotify से क्विट कर लिया क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो अटेंशन ज़्यादा है. सिंपल है. तो यहाँ पे डिमांड एग्रीगेशन है, तो एग्रीगेट हो रही है एक जगह पे डिमांड. अब आपका सेकेंड पार्ट, एंड डिमांड एग्रीगेशन इन इटसेल्फ कैन नॉट बी अ मोट, राइट? यू हैव टू क्लोज द होल लूप थ्रू सप्लाई चेन, सप्लाई एग्रीगेशन. रियल मोट वहां पर बनता है. सो अगर आपका दोनों लूप क्लोज हो जाए, लाइक कोका कोला खाली ब्रांड नेम अच्छा है और लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है, इज नॉट अ मोट. what the actual mode that closes the loop is कि कोका कोला ने हर जगह जाके सबको रेफ्रिजरेटर्स दे दिए हर एक ढाबे वाले को, और वो कोका कोला ही बेचेगा क्योंकि सारा टाइम कोका कोला ही नजर आ रहा है हर जगह. जहां जा रहे हो पेंट कर दिए बोर्ड, वो बोल रहा है मैं तुम्हारा ढाबा भी बाहर से अच्छा लगेगा, तुम्हारे रेस्टोरेंट्स भी बाहर से अच्छे लगेंगे, मैं तुझे फ्रिज भी दूंगा फ्री में, मेरी मार्केटिंग भी फ्री में हो रही है. तो कोका कोला इज स्पेंडिंग probably like 2-3 lakh rupees per ढाबा, but the mind share that it gets from that distribution is just amazing. So Netflix का मुझे ये लगा था कि एक आपके पास digital side is very obvious that people know कि कि Netflix पे जाके लोग chill करते हैं, Netflix and chill, like लोग कुछ देखते हैं and then serve the movies and all of that. But Netflix ने बोला 2012 में कि this is not enough. We have to close the loop कि हम दूसरों पे डिपेंड नहीं कर सकते. हमें कंटेंट देने के लिए अभी डिज्नी का मन करेगा,
कुछ निकालने का तो दिल गो फॉर इट एंड डिज्नी एक्चुअली वेंट. वो 10 साल लेट हो गए बेचारे, लेकिन दैट्स व्हाट हैपेंड. 2012 में नेटफ्लिक्स came out with Netflix originals. That was the idea. And 2016 में they bought House of Cards for $100 million. People were amazed with the fact कि आप $100 million कैसे पे कर सकते हो, यू आर नॉट जनरेटिंग एनी कैश फ्लो. बोला ये सारा जो रेवेन्यू आ रहा है ये कैश फ्लो ही तो है, एंड इसके बाद इंक्रीमेंटल जो रेवेन्यू आएगा वो फ्री कैश फ्लो है, टैक्स निकाल दो बस उसमें से. एंड देन और वो बोल रहा है कि अभी आप बोल रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ तो टैक्स भी नहीं पे करना, तो रेवेन्यू पे थोड़ी ना टैक्स लगता है. सो द होल अंडरस्टैंडिंग राइट ऑफ द बिजनेस मॉडल वाज सच कि आपको एक साइड से सप्लाई चेन को सप्लाई एग्रीगेशन को क्लोज करना है, देन यू बिल्ड अ बिग competitive advantage. And that's why I thought, like, you know, once you have like digital asset in place and you can close that with real asset, which is the movie production and the originals, you can do real wonders with the business. And same thing with Amazon. You know, you have demand side aggregation, right? कि demand side पे पूरा का पूरा आपका closed है. You know that there are subscribers, प्राइम के इतने सारे सब्सक्राइबर्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं, एंड एक्चुअली Amazon took the price of प्राइम मेंबरशिप in the US. मेरे सामने from 80 to 120 people did not budge. 80 to 120? 80 to $120 Okay. at one point, and people did not budge. At that time I was in the US using Amazon, like, you know, मेरे सामने था. So at that time I was not that wise कि मेरे को उस टाइम पे Amazon खरीदना, but that's what happened, right? Like then they started building warehouses, and that was the change. खाली मोट उससे नहीं बना कि आपका बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस है और लोग याद रखते हैं कि Amazon 2-3 दिन में डिलीवरी कर देगा, 4 दिन में कर देगा. दैट्स नॉट द पॉइंट. एंड असॉर्टमेंट तो आप दे ही रहे हो. एक वो मोड तो है ही है कि आपको असॉर्टमेंट एक बारी में दिख रही है. मैं लिखूंगा कि कुशल लोधा की सीए की बुक्स में मेरे को 10 टाइप की अलग सीए बुक्स दिखाएगा, राइट? कि अलग अलग ऑथर्स के साथ. तो वो बोलेगा ये भी शायद अच्छी है, ये भी अच्छी है. You know, you have an array and assortment of books in front of you, and you have that for many other products. But then they started building warehouses, and now the game changes, right? अब आप जल्दी कैसे पहुंचाओगे, एक्सपीरियंस को इंक्रीमेंटली बेटर कैसे करोगे, आप फेडेक्स और यूपीएस का मार्केट कैप कैसे ऐड करोगे अपने अंदर. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, एंड that sense of terminal value was always there. I still believe that actually. Zuckerberg, for example, in Meta is one of the fangs, or Elon Musk in Tesla. They are very different stories. They are promoter-driven companies. Zuckerberg is one of those guys who has probably done, like, you know, permutation and combination of, 100 ways how social media could evolve into, and he is positioned for that. Like Metaverse वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम दूसरे पे चलते हैं, हम थ्रेड्स निकाल देते हैं. थ्रेड्स वर्क नहीं कर रहा, चलो इस पे आ जाते हैं. ओके, इंस्टाग्राम पे रील्स वर्क कर रही हैं, लेट्स मोनेटाइज दिस बेटर वे. सो he has those iterations, but that's a promoter driven. So he's someone who is not happy paying Apple 30% of the revenue, and he's really agitated with that. He's really angry at that. So he has a lot of soul in the game. So there you are actually investing in the promoter, but in these companies you are actually investing in the business models that they have built. So that's why I thought, that these are better companies. Amazon Prime तो वैसे भी I think it's not profit making, right? उनका that's just for acquiring customers, and then उसके बाद से like they make profit on other products, right? No, Amazon Prime does make money. Like they make about 8%, 7.5-8% margin on their retail. Right? So Amazon basically 3-4 days ago became the largest company by revenue in the world. Just 3-4 days ago. It was Walmart until now, $710 or $712 billion in revenue. Amazon just inched forward a little bit for the first time. So until now, Walmart was the largest company by revenue, by sheer revenue. Most people don't know that. And, the EBIT that Amazon makes is 3.5 times higher than what Walmart does. So it's a margin game for them. But the thing is, it's not really a margin. The absolute dollar amount is getting, the valuation that it gets in the market. इसका क्या मतलब है? Absolute dollar amount is getting the valuation. So आपको margin पे कभी भी valuation नहीं मिलती है, right?
तो मार्जिन मार्जिन इज ओनली अबाउट एफिशिएंसी. तो मार्जिन पे वैल्यूएशन नहीं मिलती है, इसका क्या मतलब है? जैसे एबिटा जो है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड हाँ. टैक्स, तो वो उसके मल्टीपल पे वैल्यूएशन हाँ, नहीं आपको मिलेगा। एब्सोल्यूट डॉलर पे मिल रही है ना. हुँ। अगर आप ₹100 का EBITDA बना रहे हो, हाँ, अगर समझ आपको गया। 20 टाइम्स पे अगर मार्केट वैल्यू करता है, तो आपको 2000 एब्सोल्यूट पे अमाउंट, वैल्यू करेगा. करेक्ट। एब्सोल्यूट. परसेंटेज मार्जिन पे नहीं मिलेगा, परसेंटेज मार्जिन 20%, 25% उस पे नहीं इट मिलेगा। डजंट फेयर, मैटर आप या 8% बनाते हो या 12% बनाते हो. वो सिर्फ एफिशिएंसी बता रहा है इंडस्ट्री के अंदर. करेक्ट। वो आप इंडस्ट्री में आप अपने आप में खुश होते रहो. मैं आरओसीई बनाता हूँ 25% की और एक बनाता 40% की, बट 25% वाले को ज़्यादा मिलती है. सेम सिमिलर केस विद इन्फोसिस एंड टीसीएस ना. 25% बनाता है इन्फोसिस, 40% बनाता है टीसीएस. इन्फोसिस और टीसीएस सेम उस पे ट्रेड करते हैं मल्टीपल। वैल्यूएशन पे, हुँ। राइट. सेम मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं. तो वो क्यों होता है? लाइक एब्सोल्यूट डॉलर अमाउंट इज व्हाट मैटर्स. सो लाइक इन्फोसिस इज एबल टू ग्रो अ लिटिल बिट फास्टर, और जब वो ग्रो फास्ट करता है तो वो एक्चुअली एब्सोल्यूट डॉलर अमाउंट भी ज़्यादा बनाता है. सो नॉट अभी ज़्यादा बना रहा है, नहीं बना रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि Sam Walton actually had this insight very early on. You know, there was a time in American retail pre-Walmart where a retailer used to make 11-12% margin, right? And now it sounds, kind of crazy कि इतना margin कभी बनता था. आज की डेट में 7 से 8% बनता है. Walmart 6.5 पे भी जाता है, right? And Sam Walton basically said, like what Jeff Bezos said, your margin is my opportunity. Your gross margin is my opportunity. He did not even say कि EBIT margin, PAT margin और EBITDA margin. He said gross margin is my opportunity. जितना gross margin रखोगे उतना जाके बीच में आके competition आएगा. So they kind of squeezed that margin. Sam Walton did that first, and he kind of squeezed that margin. And he said कि हम sales ही इतनी करेंगे कि margin छोटा भी होगा तो पैसा बड़ा बनेगा. Right? So the scale effect actually came not from margin, but actually from squeezing the margin. Lowering the margin, and the absolute dollar amount that they were making actually increased. So that's what it means. आपने ये जो भी यूएस कंपनीज़ है या इंटरनेशनल कंपनीज़ है, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, या पहले आप इन्वेस्ट करते थे ये सारे कंपनीज़ में? अभी मैं अपने पर्सनल एलआरएस अकाउंट में 3 कंपनीज में इन्वेस्टेड हूँ. बट या ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं है इंडिया के अंदर. इट्स ऑल थ्रू म्यूचुअल फंड्स ओके। एंड एनपीएस में अपने इन्वेस्ट कर रखा है, एंड दैट्स ऑल आई हैव. सो यू आर द सीआईओ ऑफ डीएसपी पेंशन फंड, सो Yeah. आप यहाँ पर कितना टोटल एयूएम मैनेज कर रहे हो? So currently we have about we are close to 8,000 crores. ओह वाओ! Yeah. इट्स So क्लोज we टू $1 started बिलियन। only 2 years ago. अच्छा, 2 साल में Yeah. 8,000 करोड़। Yeah. वाओ, दैट्स So अमेजिंग। I mean, people always chase performance. हुँ। And we had a good year the first year, a really good one, and now it will go through its own mean reversion kind of a thing. And थोड़ा पैसा शायद उसमें से वापस भी चला जाएगा, but that's been the story of humanity, greed and fear. So that's it. तो कितने साल से आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो? Investing, I actually started way back in 2014. Uh, and yeah, since then I've been, so until 2022 I was investing my own money and my family's little savings, whatever they are. And after that, I began writing on Twitter all the thesis for my uh, investments, or potential investments, or my opinions on different kind of companies in 2018 on Twitter, and saw a lot of traction. So one of the posts that I wrote was when Geo uh, had a partnership with when basically Facebook at that time, Meta, invested took 9.9% stake in Geo. So I wrote like what it means for Meta and for Reliance, and that tweet got a lot of uh, that tweet basically went viral. And Paul Graham and Mark Andreessen, who is on the board of Facebook, he retweeted that, and Oh, he started wow. following me at that point. Like, and he has a बात huge following, Andreessen Horowitz. Yeah, of course. And A16Z. yeah, The A16Z. best So VC fund. yeah, so he basically said like, this is a must read kind of a post. So that was क्या लिखा huge. था एग्जैक्टली आपने उसमें? So I just gave my analysis of why now
Hmm. they are investing in it probably, and it's my understanding, may not be right, but a lot of part that resonated with people was like how much data was in there in the number of tweets, and there were 50 tweets. It was a long thread. Hmm. Like at that point, like the Twitter following just went crazy in one night, and I was not even ready for it कि कितने notifications आएंगे मुझे. Hmm. मैं उस टाइम पे देख रहा हूँ, so I had to switch off my phone for some time कि like haywire ही हो गया, कभी देखा ही नहीं ऐसा. तो at that time kind of took off, and then I started writing about all the businesses कि अगर लोगों को यही देखना है और अच्छा लग रहा है, so you also get like sort of validation from the market कि यार लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा है. If someone can analyze it and put it out in an articulative way, तो why not put it out? Then I wrote a thread about Spotify that you were talking about. और उस टाइम पे जो रोगन की डील भी हुई थी. So एक बहुत फनी वे में मेरी मनीष पबराय के साथ पब्लिकली बेट भी लगी हुई है. इट इज सो ही सेड एट दैट टाइम कि S&P ना ओवर वैल्यूड है. सो मैंने कहा आप सब कुछ छोड़ो, Amazon से बीट कर सकते हो S&P को, और मेटा से बीट कर सकते हो. तो लाइक कि नहीं, अगर तुझे इतना ही पसंद है Amazon, तो एक शेयर की शर्त लगाते हैं कि उस टाइम पे अमेज़न कुछ आज की डेट में 20-1 का स्प्लिट हो चुका है. तो एक शेयर की शर्त लगाते हैं कि मुझे तू दक्षिणा के अंदर एक शेयर डोनेट करेगा, और मेरा जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है वो S&P को बीट करेगा. तो मैंने बोला नहीं, स्पॉटिफ़ाई करेगा. सो इफ आई हैव टू पिक, आई विल पिक स्पॉटिफ़ाई. सो स्पॉटिफ़ाई और माइक्रोन टेक्नोलॉजी की, दैट वाज़ 15 जून 2020 और 2030 के अंदर द बेट काइंड ऑफ एक्सपायर्स. सो जिसका भी रिटर्न उस टाइम पे ज़्यादा होगा, आई विल डोनेट 1 शेयर ऑफ अमेज़न टुडे, 20 शेयर्स ऑफ अमेज़न टू दक्षिणा. तो मैंने मनीष को बोला कि मैं आपको वैसे भी शेयर डोनेट कर दूँगा. मतलब इट्स नॉट अबाउट द शर्त ओनली कि शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे भी डोनेट कर दूँगा. लेकिन जहाँ पे भी मैं होऊँगा, अगर आप हारते हो तो आप मेरे से मिलने होगा, वी विल हैव लंच टुगेदर. सो दैट्स Wow. ऑल. सो दैट वाज़ अ स्मॉल बेट. सो तो ये बेट कभी 2030 में एक्सपायर 2030 होगी. में टाइम एक्सपायर होगी. काफ़ी. हाँ, शुरू-शुरू में 3 साल मैं जीत रहा था, हाँ. अब वो जीत रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ मार्केट्स आर, राइट? अ, इट्स फन. तो इसमें अभी आपने बताया 2014 में आपने शुरू किया. सो इट्स या, बीन 12 years that you've been investing या, in the stock markets, and I was also reading the 15 publicly traded investments that you had mentioned also in one of your blogs as well. तो इसमें दो तीन केस स्टडीज लेके हमको आपका इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जानना है, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू डिसाइड कि ओके ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एंड वी जस्ट वांट टू डीप डाइव इनटू योर माइंड इन टर्म्स ऑफ कि कैसे एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का. सो गूगल का क्या थीसिस था जब आपने 2019 में होल्ड किया था, एंड कैसे आपने फिर उसको प्ले आउट किया फॉर 4 years? So yeah, so first of all, Google at that time, search was growing somewhere around 19-20%. Today it doesn't grow that much, and it doesn't even grow actually. So it's all the revenue that's growing is not from the volume gain, it's actually from the pricing. So CPC बढ़ जाती है तो Google का revenue बढ़ जाता है. So uh, the thesis at that time was it was selling for 18 and a half times free cash flow. And Bill Nygren is another investor of Oakmark Select Funds, right? He's a value investor. So he had a very interesting take on it. And he explained, Google spends about $3 billion in something called other bets. And these are moonshots, right? And Google has a company called Verily, which is a healthcare company, right? And they are building, lens for your eye, which can measure your diabetes and your sugar level, blood sugar levels, insulin resistance, all of that, just through a lens. And Google also had YouTube, which was not, valued, I thought, properly, because I thought YouTube kind of reinforces search itself. And because if you have to search something, मेरे को अगर कुशल लोधा के बारे में जानना है, I would not go on directly on Google probably. YouTube पे जाना ज़्यादा easy है, not because you are on YouTube, but because मेरे को वहाँ से nuance ज़्यादा मिलेगा. कि आप बोल क्या रहे हो, मेरे को आपके बारे में वहाँ से ज़्यादा पता चलेगा rather than कि मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रहा हूँ, right? So वो direct source है एक तरह से to understand things better.
So that was one of the things. And other bets का बिल नाइग्रेन ने क्या बोला था कि अगर आप other bets का 3 बिलियन का निकाल दो, so Google actually sells for 14 times earning और 15 times earning. तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इंडिया के अंदर 25 टाइम्स पे यू नो अ राइस मैन्युफैक्चरर इज सेलिंग एंड 15 टाइम्स पे मेरे को गूगल मिल रही है. व्हाट वुड आई गो लाइक इट्स काइंड ऑफ इजी राइट कि गूगल बाय करना है इस टाइम पे या ये बाय करना है. सो दैट वाज द होल अंडरस्टैंडिंग. सो दो मतलब मैं भी ट्यूबलाइट हूँ इस मामले में कि मेरे को 1 डेढ़ साल लगा समझने में, बट ये समझ में आ गया कि this is a good opportunity and I ended up investing in that. And Google एक ऐसा स्टॉक है उसमें हर साल कुछ ना कुछ फियर्स आते हैं. सो अभी 2023 में AI रिलेटेड फियर्स आए थे. 2024 में AI रिलेटेड आया था. सो वी हैड एन इंटरनल डिस्कशन एट DSP ऑल्सो कि लाइक this seems like a good opportunity, and we have that in some of our funds. So it's just a general discussion. I have nothing to do with the mutual fund side, but like when fund managers talk to each other, they kind of give their best ideas to each other, and they just discuss ki kaun sa business model acha hai. Some people also had a view ki yaar AI actually can it actually be a disruptor because 80% EBIT तो उसका वहीं से आ रहा है. So every year but मैंने गूगल को देख रहा था. So nuance था वो past understanding थी 5 6 7 साल की to look at गूगल कि यार हर साल इसमें प्रॉब्लम होती है कोई ना कोई, और लोग आएंगे और बोलेंगे कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है गूगल के अंदर एंड दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल. बट गूगल काइंड ऑफ rebuilds or kind of pivots a little bit, but they are all doing right things at the right time. आपने बताया 80% ईबिट आता है वहाँ से, कहाँ से आता है 80% ईबिट? Search Okay, से. got it. So yeah, So अभी at this point in time थोड़ा scary नहीं है because lot of search are happening on let's say ChatGPT, Perplexity, etc. So Google के लिए ये threat नहीं है? so Gemini है ना, so they'll figure out something to I don't know how the business model will look like, but what's happening now is you have seen कि उसमें links डालने शुरू कर दिए उन लोगों ने. शुरू में आपके पास सिर्फ आंसर आता था, अब लिंक्स डालने शुरू कर दिए हैं. अब होगा क्या, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जिस लिंक पे भी जा रहे हो वहां पे यू कैन प्लेस दी एड्स, राइट. अगर आप फ्री कोई भी मॉडल लोगे तो एवरी कंपनी विल एंड अप सेलिंग यू एड्स और समथिंग, राइट. देयर इज नो अदर वे. तो एक गूगल एक ऐसी कंपनी है वेयर कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? वेयर एक्चुअली अ कस्टमर थिंक्स दैट ही और शी इज गेटिंग मोर आउट ऑफ द कंपनी देन दे आर पेइंग फॉर, राइट. वो डेटा वगैरह हमारा डेटा लेते हैं. अब डेटा भी नहीं दोगे तो क्या मतलब, फ्री में सेवा नहीं चल रही ना यहाँ पे. लाइक यू हैव टू गिव समथिंग टू द कंपनी टू बिल्ड समथिंग, राइट, एंड गिव यू समथिंग. अगर मुझे कोई आज बोले कि आपका बिल्कुल डेटा नहीं यूज करेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा डेटा प्रोटेक्टिव हो और प्राइवेसी ड्रिवन हो, व्हाट यू कैन डू इज पे $500 टू गूगल एंड यूज ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर द ईयर. आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअली पे करना है कि नहीं करना. फिर वो ऊपर भी चार्ज करेंगे जो भी कंप्यूट होगा और वो सब होगा. आर यू रेडी टू पे दैट? द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली नॉट रेडी टू डू दैट कि वो $1000 साल का गूगल को दे उसकी सारे स्वीट ऑफ सर्विसेज के लिए. सो यू हैव टू गेट समथिंग आउट. सो मुझे लगा कि यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज़्यादा है. गूगल इज नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग एंड डूइंग अ लॉट ऑफ गुड टू द ह्यूमैनिटी, कि हेल्थ केयर में भी काम कर रहे हैं. गूगल के ग्लास इफ यू रिमेंबर, वो उस टाइम पे वो भी बना रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड दे वर ओपन सोर्सिंग इट. लोगों से पूछ रहे थे कि कैसा रहेगा. अब सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, बट इट्स वन कंपनी दैट हैज कैपेसिटी टू सफर. वो बार बार कुछ ट्राई कर सकते हैं $multi-billion का, दे फेल एंड स्टिल द स्टॉक प्राइस इज ओके, right? So that was one of the reasons to invest at So- that valuation. So you bought it at $60 per share, which was adjusted for the split. मुझे हाँ adjusted for the split, हाँ नीचे ही होगा 60 से 58 56 से 60 के बीच में ही होगा. हाँ, so about And right. 2022 में the stock hit $150 and you were still holding Yeah, in yeah. 2022. I was still holding it. Got Yes. it. And I would have still held it, but Yeah. I just sold it because it's a large company. और कुछ भी DSP में अगर buy sell होता है तो I didn't want to be associated with that. Right. So one of the other companies which was a contrarian one again was ITC Limited. तो ITC 2013 से 19 कोई रिटर्न नहीं दिया था उसने, and still you bought ITC in 2019. Yeah. तो तभी क्या स्टोरी था आपके दिमाग में, क्या चल रहा था? So it's see, businesses को value करने का ना एक ही तरीका है कुशल. You also know it. It's वो फ्री कैश फ्लो क्या जनरेट करेगा until
the end of its life, right? आज से from starting to the judgment day, what it will pull through in free cash flow discounted at an appropriate rate. वो जो बेंजामिन ग्राहम ने हमें बताई है और वॉरेन बफेट ने हमें बताई है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कि अगर आप आईटीसी को देखते हो या कोई भी टोबैको कंपनी को देखते हो इंडिया के अंदर, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो मार्लबोरो हो, चाहे कुछ भी हो, सो व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलता है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का आज की डेट में। बहुत डिफिकल्ट है, आप ट्राई करो, आपको मिले। लेट्स से आप बहुत इन्फ्लुएंशियल हो एंड गवर्नमेंट किसी तरीके से मान जाती है कि भाई इसको लाइसेंस देना है। अब आप इस प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते। ये मार्केटिंग अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर। देयर इज अ COTPA एक्ट, कंजर्वेशन ऑफ टोबैको प्रिवेंशन समथिंग एक्ट। इट वाज इनैक्टेड इन आई थिंक 2003 एंड तब से आप वो सिगरेट्स की मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। तो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो आप बताओगे कैसे कि मैं नया सिगरेट प्लेयर आया हूँ मार्केट के अंदर? आपको यू हैव टू स्पेंड अ लॉट विद डिस्ट्रीब्यूशन, आपको ज़्यादा मार्जिन देने पड़ेंगे। जो क्लासिक माइल्ड रख रहा है, वो आपकी सिगरेट क्यों रखेगा? कुशल एंड कंपनी की सिगरेट क्यों रखेगा? सो द थिंग इज़ द डिफरेंस ओवर हियर इज़ कि आपको पहले तो कोई लाइसेंस दे नहीं रहा, अब आपको लाइसेंस दे दिया गया है, तो आपको मार्केट नहीं करने दे रहा। अगर मार्केटिंग आपको अलाउ करेगा तो सबको करेगा। उनके पास बहुत पैसे हैं मार्केट करने के लिए, राइट? वो आपको वैसे ही क्रश कर देंगे। लेट्स से यू आर वेरी क्रिएटिव, आपने उसको एज आउट कर दिया मार्केटिंग के अंदर, कम बजट के साथ भी। नाउ द थर्ड थिंग कम्स इन, जो सिगरेट स्मोकर होता है ना, वो पहले ही परेशान है कि मैं सिगरेट पीता हूँ। कोई भी सिगरेट स्मोकर से पूछोगे, बोले बहुत गंदी आदत है, राइट? तो उसका माइंड शेयर पहले ही हिला हुआ है एक ही सिगरेट के ऊपर। वो बोलेगा मैं दूसरी सिगरेट पीऊँगा शायद गला खराब हो जाएगा, सिगरेट सिर दर्द हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। सो दे स्टिक विद देयर सिगरेट। तो माइंड शेयर को कैसे कन्विंस करोगे? सो मल्टी प्रोंग मोड है। एंड मैंने और भी टोबैको स्टॉक्स वर्ल्ड वाइड कवर करे हैं, राइट? मैंने सबको पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से। Altria was one company that I was invested at one point, which owns 52% of Marlboro market share in the US, right? Through Marlboro. And I saw that company trading at 9 times free cash flow through its eternity, right? And every year some new guy would come up very excitingly and pitch कि ये 9 times free cash flow पे नहीं होना चाहिए। बट होगा क्या, वो 6% डिविडेंड दे दो, 6% स्टॉक नीचे जाता है हर साल। So it's like a value trap because the management is not good and they could not pivot to different businesses. ITC एक ऐसा बिजनेस है जिसने पिवट भी कर लिया, राइट? उसने आज भी उसका 70 से 80% जो ईबिट है वो सिगरेट से आता है, बट रेवेन्यू उसका 42% ही सिगरेट से आता है। So FMCG became a very interesting kind of a market. And you know, YC Deveshwar, who was the chairman of ITC back in 2008, 2007, 8, I don't remember, when he laid down the vision, he said कि ये 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू करेगा एक दिन, maybe 10 years from now, 15 years from now, 20 years from now, but this is how we see the trajectory of the business. And fast forward today, we are already at 25, 26,000 crores, right? And at that time, the margins were -3% on FMCG, -11% on FMCG. Today, it's 7% positive. So, वो widely change हुआ है, and the business has improved. So FMCG एक interesting part of business है। अगर आप और businesses देखोगे FMCG, they are trading at 55 times, 60 times, 50 times, and still not growing, high single digit. They are still growing low single digit in terms of revenue. So ITC के पास ये opportunity भी है। So आपको एक call option मिलता है, आप सिगरेट business buy कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ मेरे को सिगरेट business दे दो, free cash flow. That's it. मेरे को वही चाहिए। लेकिन ये call option है। If you get right, just on cigarette valuation, you get this for free. Sort like nothing is free in market, but you get the point. सो इसमें आपने जैसे एक दो टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए, जैसे मल्टीपल आप चेक करते हो, 9 टाइम्स फ्री कैश फ्लो, 10 टाइम्स फ्री कैश फ्लो एटसेट्रा, एंड द सेकंड इज आल्सो व्हेन यू सेड इट्स ट्रेडिंग एट 50 टाइम्स, 60 टाइम्स प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल। हाउ डू यू लुक एट ऑल दीज नंबर्स एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन टू अ लेट्स से 14-15 ईयर ओल्ड, ओके, कि ये फ्री कैश फ्लोज, प्राइस अर्निंग्स रेशियो कैसे वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं कि ये नंबर रहेगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा? सो हाउ डू यू लुक एट ऑल दिस? हाउ टू डिसाइड द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी? अगेन एक ही तरीका है किसी भी एसेट को वैल्यू करने का। इसलिए मैं गोल्ड गोल्ड मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे वैल्यू करूँ इसको, इसका कोई कैश फ्लो नहीं है। तो वो मेरा हैंडीकैप है, वो मेरा ब्लाइंड स्पॉट है कि मुझे नहीं समझ आता कि गोल्ड कैसे वैल्यू करूँ। ये कैश ही नहीं देता है।
ये सिर्फ चमकता है, right? That's the challenge that I have. That's my own blind spot. So हर एक बिजनेस को, हर एक एसेट को वैल्यू करने का एक ही तरीका है कि what will the so if someone comes and tries to invest in your private company, how will you give the valuation? आप बोलोगे यार मैं 100 करोड़ रुपए कमाता हूँ, तो मैं अभी इसको 100 करोड़ में तो बेचने नहीं वाला, क्योंकि इस साल तो इतना मेरा फ्री कैश फ्लो है, राइट? लेकिन ओवर टाइम आप बोलोगे कि मैं 20% पे ग्रो भी कर रहा हूँ, तो मैं 3 साल में इतना पहुँच जाऊँगा, तो मैं 4 साल में मेरा डबल हो जाएगा, तो मैं 200 करोड़ में भी क्यों दूँ? सो 4 साल तो मुझे दिख रहे हैं कि मेरे सिक्योर हैं, सॉर्ट्स, लाइक विथ सर्टेनिटी, विथ सम सर्टेनिटी, एंड that's how markets tend to value things. So market looks at things in perpetuity, right? So if I look at free cash flow divided by discount minus growth rate, discount rate minus growth rate, that's the terminal value of any business, right? So how do you look at it? 100 रुपए आप कमा रहे हो, नीचे 10% आपका डिस्काउंट रेट है, आपका 7% ग्रोथ रेट है, या 8% आपका ग्रोथ रेट है, तो आपने डिवाइड कर दिया 100 डिवाइडेड बाय 2%, राइट? आपका 50 टाइम्स का मल्टीपल आ गया। जस्ट एज एन एग्जाम्पल, इसमें रफ एजेस हैं, ये शॉर्ट हैंड है टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या प्राइसिंग कर रही है स्टॉक के अंदर। मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई मुझे बोलेगा कि 100 करोड़ की कंपनी 2000 करोड़ की मार्केट में बिक रही है और 5% ग्रो कर रही है, तो मैं उसको उस लेंस से देखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे मेरा पैसा कितने टाइम में वापस मिलेगा, और मेरे पास उसकी यील्ड क्या आएगी। आपको पता है, आप मारवाड़ी फैमिली से हो, so मारवाड़ी मैथ इज लाइक नो डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंडिंग मैथ, राइट? लाइक आप उसका ब्याज भी लगाओ, आप बोलोगे, आप अपने पापा के पास जाओगे, बोलोगे मैंने 10% लूज किया स्टॉक के अंदर, तो बोलेंगे 10% नहीं लूज किया तूने, 17% लूज किया है, 7% एफडी का भी लगा। सो दैट्स व्हाट इट इज, because you lose your cost of capital as well, opportunity cost, right? You lose that also, you don't lose the 10%. So इस तरीके से सोचना is the most important thing. So you reach a multiple, right? कि 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8, 100 को 2% से डिवाइड किया, क्या है? 50 आया ना? So that's a multiple. So PE multiple is actually a derivative of the valuation that you do. PE is not a valuation itself. You hear a lot like, oh, PE ऊपर है, PE नीचे. I don't really care if the stock sells for 7, 17 or 70 times. Can it generate that kind of money? Right? For me. And if it can, I'll probably take a look at it. But usually what we have seen is कि अगर आप बहुत ज़्यादा absurd multiples पे करते हो ना, आप ये भी बोल रहे हो कि मेरे को अपने अंदर भी बहुत क्षमता है ये देखने की कि मैं ये बिजनेस इतना जनरेट कर देगा। यूजुअली वो ट्रू नहीं होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत है बिजनेस के अंदर। यू डोंट नो कि कल को यूट्यूब एल्गो चेंज कर देगा कि आपका जो कंटेंट जा रहा है बाहर कि कितना ऊपर नीचे होता है, राइट? कि किसी और का और ज्यादा प्रमोट होना शुरू हो जाए, एक वीडियो आप डिलीट कर दो तो आपका पीछे कर देगा। सो ऑल दोज थिंग्स काइंड ऑफ मैटर, दैट्स हाउ। तो जैसे अभी 50 का नंबर आया, तो 100/2 आपने बताया 50 टाइम्स का मल्टीपल आया, तो ये 50 को इंटरप्रेट कैसे करें और इसको क्या नंबर से कंपेयर करना चाहिए? इफ यू कैन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, दैट विल बी अमेजिंग। सी देखो, अभी हमने एग्जांपल लिया था 10 और 8 का, ठीक है? तो 10 और 8 को माइनस कर दिया, 2 आ गया। सो इट्स जस्ट अ वेरी क्रूड एंड आई वुड से देहाती वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। करेक्ट, बट 50 तक आ गया, उधर तक मैं समझ गया, बट व्हाट आफ्टर 50? लो 50 एक आंसर आ गया मेरा। हाँ, उसको मैं इंटरप्रेट कैसे करूं एंड हाउ टू डिसाइड तो नाउ? फर्स्ट इंटरप्रेट करो कि 8% ग्रो करने वाली कंपनी कभी भी 50 पे नहीं बिकनी चाहिए। इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, राइट? ये फुल वैल्यूएशन है कंपनी की। दिस इज नॉट अ मल्टीपल इट शुड सेल एट। ये फुल वैल्यूएशन है टू द जजमेंट डे। बस हो गया कि आपने 8 लगा लिया। अब आप ये देखो कि 8 कितना कंजर्वेटिव है और कितना बुलिश है। आप उसकी रेंज बना लो नंबर लाइन पे, सेंटर में बीइंग न्यूट्रल कि 8 ही होगा, राइट? कि वो 0 है आपका। अब 8 से हो सकता है 2 साल बीच में अगर 17 के आ गए, तो द इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली गोज अप। पर 2 साल आ सकते हैं ना यार, अगर 20 साल कंपनी चलेगी या 25 साल कंपनी चलेगी, 2 साल आ सकते हैं ना 17% ग्रोथ के भी, लेकिन -17 के भी तो आ सकते हैं। सो यू शुड हैव ऑल दोज सिनेरियोज रेडी फॉर यू। तो आप हो सकता है कि ओवरऑल आप सोचो कि ज्यादा सिनेरियो पॉजिटिव ग्रोथ के ज्यादा है, पॉजिटिव सरप्राइजेस के ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि 50 का मल्टीपल कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्यादा सिनेरियोज नेगेटिव के हैं, तो आप उसको बोलोगे कि 50 का मल्टीपल इज वे टू मच
मेरे को इसके लिए 15 ही पे करना है या 16 ही पे करना है, तो इट इज़ वे ओवर वैल्यूड एंड देन पीपल वुड कम, बोलेंगे यार 50 से तू बोल रहा है 15 हो जाएगा। मैं बोल नहीं रहा, मैथ बोल रहा है। दैट्स व्हाट गणित इज़ टेलिंग मी। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए इसमें पैसे बनाने के लिए, और अगर इसमें ज़्यादा पैसे नहीं बनते मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगा के, कंजर्वेटिव assumptions लगा के, देन आई डोंट वांट टू टच द स्टॉक। एंड you'd also invested in Tata Power in 2020 and या exited in 2021. तो या तभी आपका क्या थीसिस था? वो पर्सनल पोर्टफोलियो की टाइम की बात है, लेकिन हाँ, उस टाइम पे सी टाटा पावर हैड एसेट्स दैट वर वैल्यूड एट हाफ टाइम बुक वैल्यू, राइट, एंड वो 30 रुपीज़ तक पहुँच गया था एक टाइम पे। मैंने 30 पे बाय नहीं किया, बट मैं ऊपर आया जब वो 52-60 के बीच में, आई स्टार्टेड परचेजिंग। 60 वाज़ द फर्स्ट टाइम। सो मैंने पूरा लिखा हुआ है उस सबस्टैक के अंदर अपने कि कि मिस्टेक्स क्या हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। सो टाटा पावर में सीधा-सीधा एक थीसिस तो ये था, आई वाज़ लुकिंग फॉर कंपनीज़ दैट आर रिड्यूसिंग देयर डेट, राइट? सो एट दैट टाइम Chandra was hired at Tata in 2018, 2 years ago. Chandra was hired, and he said basically we are going to focus on operating leverage of the companies and reducing debt through the companies and generating shareholder value, which is, and जब कोई आता है तो आपको लगता है कि यार सब सेम बातें बोलते हैं, and maybe it will work and maybe it may not work. And at that time Rakesh Jhunjhunwala also had one of the interviews जिसमें बोला Chandra is doing a fantastic job. I was like यार राकेश झुनझुनवाला ने भी बोल दिया कि यार ये अच्छी, सो लाइक एटलीस्ट यू लिसन। आप अग्री करते हो नहीं करते वो बात की बात है, आपने कितना भाव पे करना है सब बात की बात है, पहले अंडरस्टैंड करो कि हो क्या रहा है। तो जब मैं देख रहा था 2020 के अंदर ऑल दी कंपनीज वर फॉलिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड अब मई जून आ गया था, एंड स्टॉक्स हैड काइंड ऑफ रिकवर्ड आल्सो। सो टाटा पावर वाज वन ऑफ द कंपनीज व्हिच वाज सेलिंग फॉर हाफ टाइम्स बुक वैल्यू एंड वाज रिड्यूसिंग दैट। सो आपको दिख रहा है कि टाटा की पेरेंटेज है, सो एटलीस्ट कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। मतलब वो भी पावर कंपनी एंड व्हिच हैज लाइक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स everywhere, right? And it's one of the good discom, and it also has grid, all of those businesses are in there, and वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करा है एट दैट टाइम मेरे को याद नहीं था, कुछ मेगावाट्स, तो मैंने वो भी ट्वीट में डाला था कि इतने तो एसेट्स ही हैं, तो अगर उससे ऊपर कुछ भी आएगा तो इट्स जस्ट अ बोनस, राइट? सो दे सेड उनकी जो पीक आरओई हुई थी वो 12% की हुई थी एट दैट टाइम, जब वो 2020 के अंदर गिरा था 4 से 6% के बीच में चल रही थी, तो मुझे लग रहा था वो भी सिक्लिकल लो पे है, राइट? अगर आप किसी चीज़ को एक टाइम बुक वैल्यू पे बाय करते हो, तो आप उसका आरओई रिटर्न ही बनाते हो। लेकिन अगर आप उसको हायर पे बाय करते हो, तो आप उससे कम का रिटर्न बनाते हो। अगर आप उसको आधे में बाय कर रहे हो, तो आप डबल का रिटर्न बना रहे हो। दैट्स द मैथ। ये गणित है। इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट जस्ट मैथ है, प्योर मैथ। सो अगर मैं किसी कंपनी को जो 12% की आरओई बना सकती है, उसको आधा टाइम बुक वैल्यू पे बाय कर रहा हूँ, मेरा रिटर्न कितना हुआ? 24, राइट? तो मेरे को लगा कि यहाँ से जो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 15% है। दिस इज़ व्हाट आई ट्राई टू एक्चुअली लुक फॉर, कि 15 से 16% का एटलीस्ट रिटर्न बने स्टॉक मार्केट के अंदर। वो मेरे को बहुत ही सिटिंग डक सा लगा था। सो आई एंडेड अप बाइंग अ लॉट ऑफ शेयर्स। एंड आपने ये लिया था आई थिंक आफ्टर 3 मंथ्स वेयर 114% रैली भी हुआ था ये या स्टॉक में, राइट? मतलब या डबल हो गया वो स्टॉक 3 महीने या में और आपने फिर भी लिया। मैंने बेचा नहीं, नहीं मैंने हुँ, लिया नहीं था उसके ओके, ऊपर, बेचे। मैंने बेचा नहीं। पर मैंने बेच भी इसको दिया था व्हेन इट वेंट एक्चुअली 3 एंड अ हाफ टाइम्स, बट वो वहाँ से भी 30% बढ़ गया। मतलब हुँ, आई कुड हैव, लाइक यू कैन से आई कुड हैव सोल्ड इट एट 8 टाइम्स, बट आई सोल्ड इट एट 4 टाइम्स। सो दैट्स आल्सो द हुँ। थिंग। बट मेड सेंस, व्हाट मेड सेंस एट दैट टाइम। आपने बताया दैट यू वर लुकिंग आउट फॉर कंपनीज़ दैट वर रिड्यूसिंग देयर डेट। सो इन जनरल डू यू फील दैट you would invest in companies with low debt to equity ratio or no debt at all? सो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आज की डेट में डीएसपी पेंशन का अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे, तो बहुत सारी कंपनीज के ऊपर डेट ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर फाइनेंशियल्स, पर फाइनेंशियल्स हैवी वेट है आज की डेट में, बिकॉज मुझे लगता है वैल्यू वहाँ पे है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्वालिटी ऑफ द कंपनीज देख रहा होता हूँ। अगर आप देखोगे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ 28 स्टॉक्स हैं, और 28 लोगों को लगता है कि ये कम है। कॉन्सेंट्रेटेड है, बट जस्ट बिकॉज औरों के पास ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं हमारे पास कम है। 28 बहुत स्टॉक्स होते हैं। यूजुअली 70-71 स्टॉक्स होते हैं ना? Yeah, लाइक yeah, that's the मोस्ट average among the हुँ, pension funds. But
मुझे नहीं लगता कि मुझे उतने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम सब सेंसेक्स का एग्ज़ाम्पल देते रहते हैं कि 30 स्टॉक्स हैं सेंसेक्स में, बट हम कभी भी उसको बोलते नहीं है कि उसमें कम डाइवर्सिफ़िकेशन है। बट जैसे ही कोई फंड मैनेजर बाय करता है 30 से कम स्टॉक्स, वी ऑलवेज से कि यार ये कम स्टॉक्स हैं। जस्ट बिकॉज़ आपको आदत पड़ी हुई है औरों के ज़्यादा स्टॉक्स देखने की, राइट? वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स इन इंडिया हैज़ 30 to 35 stocks and they are doing completely fine. With all of that, they are the best performing fund in the past 7-10 years and to each their own. And मैं ये नहीं कह रहा कि जो डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है बहुत ज़्यादा उसकी कोई वो है। मैं ये बोल रहा हूँ वो मेरा स्किल सेट नहीं है। मैं उस तरीके से पोर्टफ़ोलियो रन नहीं करना चाहता। और एक और चीज़ भी है, अ, थोड़ा इंस्पिरेशनल भी होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ पोर्टफ़ोलियो, राइट? हाउ यू रन इट। इट्स नॉट ओनली अबाउट विनिंग फॉर मी, इट्स अबाउट हाउ यू विन इज़ इम्पोर्टेंट। सो मैं थोड़ा-सा प्योरिस्ट हूँ टू माय ओन डेट्रिमेंट कि मैं एब्सोल्यूट वे में ही कंपनीज़ को वैल्यू करता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कभी भी कि ये आईटी कंपनी कम पे ट्रेड कर रही है और ये ज़्यादा पे कर रही है, ये री-रेट होके हायर हो जाएगी। मैं ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता और मेरा वही है एफसीएफ डिवाइडेड बाय डी माइनस डी। कितना प्राइस इन है स्टॉक के अंदर, प्रॉब्लम कितनी प्राइस्ड इन है और कितना ऑप्टिमिज्म प्राइस्ड इन है। पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म, जो भी प्राइस अगर पेसिमिज्म प्राइस्ड इन है, आई विल बी हैप्पी टू टेक अ लुक। तो इसमें फिर डेट वाली जो कंपनी लाइक लेवर्ड कंपनीज़ जो है, तो आप बोल रहे हो लाइक एक्सेप्ट फाइनेंशियल्स बाकी कोई भी कंपनी में डेट है ही नहीं? बहुत मतलब 2-3 होंगी लेकिन वो ओके, 2-3% ऑफ द पोर्टफोलियो होगा। ओके, मतलब वेरी बाकी सब लेस। में है ही नहीं। हुँ। डेट है ही नहीं किसी भी You कंपनी में। you are like an investor who always believed in like concentrated portfolio and not a very diversified portfolio? Because in your अ, previous mutual fund stint also before DSP जब आपको बोला था आई थिंक दैट टाइम आल्सो यू टूक अ डिसीजन कि स्टॉक्स कम करते हैं, वो बेचते हैं एंड हुँ। आपने कंसंट्रेटेड बेट्स लिए थे, राइट? या सो या मैं उस पोर्टफोलियो के अंदर भी कुछ 70-80 स्टॉक्स थे हाँ, उस टाइम पे, सो आई रिड्यूस देम टू 30। करेक्ट। तो वो मेरा कुछ बॉल पार्क ही रहा है और ना बहुत सारी कुछ स्टडीज भी हैं। देयर इज अ स्टैटमैन स्टडी एंड देयर इज एवन एंड आर्कर स्टडी व्हिच बेसिकली सेज कि अगर आप वो तो कुछ स्टडीज तो ये बोलती हैं कि 15 से ज़्यादा अगर स्टॉक्स में आप जाते हो तो जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो इतना आता नहीं है कि आपका हेडेक ज़्यादा बढ़ता है एवरी स्टॉक दैट यू बाय इंक्रीमेंटली रादर देन कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आएगा 15 के बाद। तो मुझे लगता है 28-29 स्टॉक्स अच्छी स्पेस है और इंडिया में ना लिक्विडिटी भी बढ़ती जा रही है, डेप्थ बढ़ती जा रही है मार्केट में। तो अगर आप देखोगे कि ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक अगर यही मुझे पोर्टफोलियो चलाना होता 10 साल पहले शायद कुछ डिफरेंट करते, मुझे नहीं पता लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की डेट में लिक्विडिटी इज़ डिसेंट इनफ इन स्टॉक्स। तो आपको अगर आप बाय करना चाहो 25,000 करोड़ की कंपनी 8,000 करोड़ के फंड में, आप तब भी बाय कर सकते हो। तो वो डेप्थ है। तो uh, in terms of debt, specifically related to during COVID companies that I was looking at, वो इसलिए था क्योंकि कोविड के टाइम पे जो जिस भी कंपनी के ऊपर डेट था, दे वर थ्रोन आउट ऑफ द बाथ वाटर। उनको तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा पनिश किया था। तो जितना ज़्यादा किसी तो दैट वाज़ द आइडिया कि इनको ज़्यादा पनिश किया जा रहा है, गो एंड टेक अ लुक एट दैट। जैसे यूएस में एट दैट टाइम आई वाज़ लुकिंग एट कंपनीज़ जो रीट्स थे और जिन रेस्टोरेंट कंपनीज़ के ऊपर एक तो रेस्टोरेंट कंपनी, ऊपर से डेट, बाहर कोई नहीं जा रहा है, ऊपर से उसके ऊपर डेट भी है। अब उसको इंटरेस्ट पेमेंट भी पे करनी है। सो देयर वाज़ दिस कंपनी कॉल्ड आपने सुना होगा जैक इन द बॉक्स। जैक इन द बॉक्स इज़ अ बर्गर चेन इन द यूएस। द स्टॉक वेंट फ्रॉम $60 to $4। माय गॉड! So that was like there was a time, fund managers की nerves steel की होनी चाहिए. But I was looking at the screen and I almost wanted to throw up कि like ये क्या हो रहा है? ऐसे भी गिर सकते हैं स्टॉक्स? बिकॉज़ मैं भी इतना इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा कि मैंने 90% स्टॉक्स गिरते हुए देखा हो। So that was the first time there was a sector where I was just looking at stock and there's just that's called bloodbath. It's very different. It hits very different. You are just when you are looking at the screen, the stock is going down, boop, 20%, circuit hata, 20% again, फिर circuit hata, 10% again. So that's very hard to digest. And at that time you were just numb looking at the screen. So that was the idea, looking at the debt companies.
तो आपने ये ब्लड बाथ जो है वो कोविड के टाइम एक्सपीरियंस किया हुआ है? कोविड के टाइम किया एंड देन आई वोंट से एग्जैक्टली द ब्लड बाथ 2018 के अंदर मार्केट हैड फॉलन इन द यूएस हुँ। मार्केट हैड फॉलन क्लोज टू 20-21% जस्ट इन अ मैटर ऑफ 3-4 डेज वो फेड ने बोला था शायद वो रेट्स इंक्रीज करेंगे एंड फ्यू ऑफ द कंपनीज you know in the S&P 500 went down 20% in one day and that's also a very different kind of an experience when you're looking at things कि यार अच्छा इतनी बड़ी कंपनी $200 बिलियन की कंपनी can fall 20% in one day and that's a new experience that was a new experience for me at that time so वो थोड़ा सा behavior को mend कर देती है so जब आप आगे इन्वेस्ट करते हो you become more cautious so Howard Marks basically says there are old investors and there are bold investors but there are no old and bold investors अगर आप ओल्ड हो जाओगे तो बोल्ड नहीं होगे तो मेरे भी सिर के बाल उड़ गए हैं अब थोड़ा सा तो ओल्ड हो ही रहा हूँ तो दैट्स हाउ इट इज तो आप कौन से हो? ओल्ड, बोल्ड इन्वेस्टर? मैं बोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ हुँ। मैं बहुत कम प्राइस पे करने की कोशिश करता हूँ कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं टू ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे में वर्क करने की कोशिश करता हूँ लेकिन अगेन इट गोज बैक टू कि एसेट को प्राइस करने का वैल्यू करने का एक ही तरीका है कैश फ्लो कितना जनरेट करेगा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि एसेट कौन सा है क्या है मैं तो कैश फ्लो देखूंगा अगर कैश फ्लो मेक सेंस करेगा तो मैं बाय कर लूँगा उसकी ग्रोथ के हिसाब से, उसके कंपेटिटिव एडवांटेज के हिसाब से नहीं करेगा तो आई वुड जस्ट लेट इट गो। तो ये जैक इन द बॉक्स के साथ क्या एग्ज़ैक्टली हुआ था? इसका 90% प्राइस क्रैश क्यों हो गया था? See, I think they had a lot of leverage and हुँ। already they had struggling business because लोग चेन से दूर जाके गोरमे बर्गर्स पे जा रहे थे यूएस के अंदर and at the same time new mom and pops were opening up. So I would be more interested in looking at what Ramneek or Kushal are making in their kitchen rather than looking at McDonald's. Right? Because we are like passionate young minds who are making, you are much younger, but passionate young minds, who are making a burger their own way. So वो एक trend भी चला था. Like how it happened in brewery business also, right? Why did Bira get a chance? Bira got a chance because people got sick of drinking the same old, packed बियर कि ये कैन में इतने सालों से सेम की सेम देखी है, ये कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट है इसके अंदर। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो दैट वाज़ ऑलरेडी हैपनिंग इन द यूएस। चेन्स लाइक In and Out, which have the fresh burger and everything, never frozen burger, and all of that ingredients were already there. So they were growing much faster, and these businesses were struggling. And अब you layer the debt on top of it. कि ठीक है, अब कोविड भी आ गया, अब बाहर भी नहीं जा सकते, डेट भी है, बिजनेस तो तेरा वैसे ही अच्छा नहीं है, तो क्या करोगे? तो स्टॉक जो जिनके अच्छे थे वो गिर गए 50-50%, तो जिसका खराब है और डेट भी है वो तो 90 गिरेगा ही। आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन-सा था एंड आपने कितना रिटर्न बनाया था उसमें? या बेस्ट इन्वेस्टमेंट ना मैं ऐसे नहीं देखता कि रिटर्न कितना बनाया हुँ। था। मेरे 1% पोर्टफोलियो अगर 10 गुना भी हो जाए ना, 1% ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। What matters is the quantum of the investment. So best investment return wise was actually Persistent Systems मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर, बट इट वाज़ अ हॉरिबल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ साइजिंग। मैंने आज तक बहुत बड़े-बड़े साइज़ेज़ लिए हैं पोज़ीशंस के, बट इसमें पोज़ीशन साइजिंग वाज़ वेरी लो। So the stock, मतलब क्या होता है इसका? basically, so I started buying Persistent Systems in my personal portfolio at 511, right? पर्सिस्टेंट सिस्टम आपने Persistent System मैंने 511 में लिया। 511 हुँ, में खरीदना शुरू किया during COVID, हुँ। right? The stock fell to 471, didn't do anything. छोटी सी position ली, 1% position of the portfolio ले ली, and then the stock kind of doubled, then tripled, then 4x हो गया, then 5x हो गया। मैं कहा, तो there's no stopping. And I was looking at the fundamentals actually started improving, and 2018 के अंदर they had changed the CEO of the company. The whole concern was regarding the business concentration toward one client. IBM was one of their clients, which had like 70% of the revenue coming from it.
And my thought process was like, the management is pretty good, and you hear them like, very honest guys, full of integrity. अगर कुछ गलत हुआ है बिजनेस के अंदर, वो आपको आके बता रहे हैं कि यार ये गलत हो गया। कंसंट्रेशन अगर बोलोगे तो वो भी एग्री करेंगे कि है। तो यार मैंने बोला यार इतने सेल्फ अवेयर लोग हैं, टैलेंट भी है, इतने पुराने टाइम से कंपनी चला रहे हैं, so what could go wrong at 7 times earnings or 8 times earnings and with the cash on balance sheet? और अगेन डेट कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, और कोविड के अंदर लेकिन गिर तो बहुत तेजी से रही है। एंड दिस स्टॉक वाज स्टैग्नेटिंग फ्रॉम 700 रुपीज एंड fast for since 2013, and fast forward to 2020 the stock is still negative, and but the earnings have actually grown, अर्निंग्स बढ़ चुकी हैं, स्टॉक गिर गया। और प्राइस मल्टीपल पहले भी जो जो वैल्यूएशन थी वो पहले एफसीएफ डिवाइडेड बाय डी माइनस जी बेसिस पे, लाइक वो पहले भी 15 टाइम्स पे थी और अब वो 7 टाइम्स पे आ गई है। सो मल्टीपल, हम बोलते हैं ना कि मल्टीपल ही इंक्रीज हुआ है, अर्निंग्स नहीं आई। इस केस में उल्टा था, मल्टीपल ही डिक्लाइन हुआ है, अर्निंग्स एक्चुअली आ रही थी ठीक ठाक। सो मुझे था कि लेट्स स्टार्ट बाइंग इट, कि देखते हैं, और मेरे को लगा कि छोटी सी पोजीशन लूंगा, शायद फिर कुछ और ड्रॉ डाउन वगैरह आता है तो इंक्रीज कर दूंगा। इट वेंट 5x, एंड देन आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट इट कि यार इसको कैसे ट्रिम करना है, एंड यू हैव टू be good at selling. This is something I keep working on. It is much harder to sell than buy. So started selling at somewhere around 2500, 2400, 2800, so 3200 तक बेचता गया, 6 गुना हो गया बस। Then it went 5x from there, From 3,000. from 3000, My right? God. So Okay. and आज की डेट में वो जितना भी आप प्राइस देख रहे हो एडजस्टेड फॉर स्प्लिट्स है। So and then they did a 2:1 split, right? 1:2 split, and then it doubled again. तो टोटल कितना हो गया ये? तो लाइक टोटल मिला के मेरे ख्याल से मेरे बाय प्राइस से 25-26 गुना Wow. हुआ था। कितने टाइम फ्रेम में? That was like total in 4 years or so. So you made 25x in I 4 did not years. make 25x. Achha. I made 5x. Okay. I made less than 6x Hmm. on the stock. But the thing is कि वो एक lesson था कि like to continuously look at the fundamentals improving also, because उस टाइम पे the stock had gone from 7 times to 25 times earnings, 20 times earnings, but 20 times ही गया था ना, because 5 गुना बढ़ने के बाद भी 20 times ही गया था, so it was still okay priced. Hmm. But it was my price anchoring bias that was like यार तेरा स्टॉक 6 गुना हो गया, क्योंकि कभी देखा ही नहीं। हम मल्टीबैगर्स की बात करते हैं, बट I have told myself so many times, would ask so many times कि क्या मैं 100 बैगर को होल्ड कर पाऊंगा? लाइक मैं प्रोबेबली 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, 12 गुना होते ही शायद बेच दूंगा, वो मैं वेट ही नहीं करूंगा। तो वो पार्ट बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली, कि फंडामेंटल्स को कंसिस्टेंटली कैसे देखा जाए और उनको प्राइस में कैसे बिल्ड इन किया जाए, एंड दैट प्रोसेस हैज एक्चुअली बिकम बेटर फॉर मी। कि वो परसिस्टेंस सिस्टम जैसी कंपनीज बाय करके, एंड खराब कंपनीज भी बहुत बाय की हैं, उनसे भी सीखा है। देयर वाज अ कंपनी इन द यूएस कॉल्ड Chesapeake Energy, राइट? Chesapeake Energy, ऑयल प्राइसेस वर कमिंग डाउन, Chesapeake Energy मैंने बाय की। क्या करती है कंपनी? It's a oil company, oil and gas company. Hmm. Like they have like shale gas, basin. What's the name of the basin in Texas, which is really popular? So anyway, they have this whole basin to themselves, and उनका था कि वो $70, वो बोलते थे कि वो $70 उस पे ब्रेक इवन रहेंगे ऑयल पे पर बैरल, बट डेट था आगे। तो मेरी मिस्टेक्स भी डेट वाली कंपनीज के अंदर हुई हैं, तो इसलिए एवर्जन टू डेट आल्सो। सो पीटर लिंच ने एक बार बोला था, वेरी हार्ड टू गो बैंकरप्ट व्हेन यू डोंट हैव डेट, राइट? वेरी हार्ड, किसको बोलोगे जाके, कुछ किसी के पैसे देने नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे आ जाओगे, Yeah. राइट? और कुछ नहीं होगा, आपको किसी के पैसे नहीं देने हैं, आपको बैंकरप्सी डिक्लेयर नहीं करनी। सो दैट्स द लेसन दैट आई लर्न फ्रॉम दीज कंपनी। सो Chesapeake Energy वाज अ कंपनी जो ऑयल प्राइसेस के साथ नीचे आ रही थी। मैंने $14 की बाय की, वो स्टॉक एक हफ्ते में $21 हो गया, ठीक है? बट मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं नया-नया आया हूँ मार्केट के अंदर, तो मेरे को तो इन्वेस्टेड रहना है। 50% ऊपर 1-2 हफ्ते के अंदर स्टॉक नहीं बेचा, नीचे आना शुरू हुआ, 14, 11, 10, 8, 7, 5, 1.5,
155 पे $1.55 पे मैंने बोला यार 90% तो नीचे गिर गया है, $4,000 के $4,400 के $400 रह गए हैं। तो मतलब बेवकूफ़ी तो ये थी कि मैंने बेचा भी क्यों? मैं बेच दिया। अब नाउ उस 1 हफ्ते के अंदर कार्ल आइकान इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, ही टूक द स्टेक इन द कंपनी, वेंट 5x. So my buy was wrong, my hold was wrong, my sell was wrong. तो मैंने बोला यार इन्वेस्टिंग हैज़ अ लॉट मोर टू डू विद जस्ट बाइंग स्टॉक्स, यू नो। सो वहाँ से सेलिंग बेटर करनी शुरू की थी। तो ऐसी गलतियाँ करके, अच्छे एक्सपीरियंस लेके, यू नो, यू काइंड ऑफ लर्न। सो But persistent system is one of the mistakes ही है, क्योंकि it could have been an investment which is a game changing investment for me personally in personal finance, but it wasn't because एक तो उसको साइज ठीक से नहीं किया, 1% बाय करके कोई रईस नहीं होता, और दूसरा उसको जल्दी 1% of your portfolio, my portfolio, not the company. not the company, 1% of the portfolio. इतने पैसे नहीं है मेरे पास। Like 1% of the 1% of the portfolio. तो वो बाय किया, एंड देन वो 25 गुना वहाँ से हुआ, और 25 गुना का पूरा फ़ायदा भी नहीं उठाया। ठीक है? हुँ। तो यू नो, एक तो साइज़िंग गलत थी, एंड देन सेलिंग वाज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ रॉन्ग। बट अभी जैसे कार्ल आइकन ने स्टेक उठाया एंड वो 5x हो गया वहाँ से, बट आपको थोड़ी पता था कि कार्ल आइकन इज़ गोइंग बात टू ये बाय नहीं द होती स्टेक ना, और नॉट? मेरे को इतना पता होना चाहिए था कि सेल नहीं करना है यार, $400 ही तो बचे हैं, वो भी फूकने दो ना। लाइक द थिंग इज़ 90% कोई चीज़ गिर गई है, मतलब क्या फ़र्क पड़ रहा है अब? हुँ। दैट्स द थिंग। आप बचा सकते हो तो ज़रूर बचाओ अपने पैसे, बट लाइक इट डिडंट मेक, लाइक इवन माय वाइफ एट दैट टाइम, यू नो, लाइक माय वाइफ टोल्ड मी कि भई ये 90% नीचे था, इसको ज़रूरत नहीं थी बेचने की। मैं बोला ये तो इसको भी पता है, तो मैं ही बेवकूफ़ हूँ। मतलब ये लेमैन को पता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो मुझे भी मुझे भी नहीं करना चाहिए था। दैट्स द थिंग, एंड एंड इट वाज़ लॉन्ग टाइम अगो, इट वाज़ लाइक 12 इयर्स अगो। अच्छा, ओके। या शुरू-शुरू की मिस्टेक है। एंड ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कोई जैसे ये स्टॉक के अलावा कोई और दूसरे ऐसे स्टॉक्स बेचे थे एंड उसके बाद वो बहुत रैली हो गया एंड देन यू हैड दैट रिग्रेट कि हाँ, ये नहीं बेचना चाहिए था? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं रखता। हुँ। बिल्कुल भी। वो रैली हो गई, अब जैसे परसिस्टेंट रैली कर गया। हुँ। द थिंग इज़ नॉट कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। द ओनली प्रॉब्लम आई हैड, लाइक देयर आर ऑलवेज़ लर्निंग्स फ्रॉम दीज़ थिंग्स। द ओनली प्रॉब्लम आई हैड, द ओनली लेसन दैट आई टूक वाज़ कि पोज़ीशन साइज़िंग टू लो इज़ आल्सो नॉट अ ग्रेट थिंग। लाइक यू नो, आपने जैसे या पूछा अभी मेरे से कि आपका सबसे हाईएस्ट रिटर्न जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, मैनी पीपल से यार, कि मैंने बोला था कि ये स्टॉक बाय करना है, बट कितना परसेंट ऑफ द पोर्टफोलियो बोला? व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट, व्हाई दीज़ पेंशन फंड्स आर ग्रेट, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी क्वांटम लगा सकते हो यहाँ पे, हुँ, राइट? आप अपनी पूरी नेटवर्थ यहाँ पे लगा सकते हो, लिक्विड नेटवर्थ, बट आप एक स्टॉक के अंदर पूरी या लिक्विड नेटवर्थ नहीं लगा सकते। करेक्ट। इट बिकम्स वेरी, वेरी डिफिकल्ट। तो आप बोल रहे हो कि जैसे 1% आपने लगाया था, 1% वाज़ टू लेस ऑफ अ या, साइज़, तो या। आइडियली ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए? सी इट इसके डिपेंड्स ऑन द कंपनी, उसमें डेट कुछ भी नहीं था। हुँ, लोएस्ट वैल्यूएशन पे सेल कर रही थी। सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज़ रियली हाई। स्टिल द बेट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज़ नॉट, द एलोकेशन वाज़ नॉट एप्रोप्रिएट। एलोकेशन एप्रोप्रिएट, यही कोई बैंक होता ना, इस तरीके से बिहेव करता, तो बैंक में एक्चुअली टर्मिनल वैल्यू रिस्क भी है अगर कोविड आया तो। राइट? मैं बैंक में कभी नहीं बोलूँगा कि वो 5-6 गुना हो गया है, 25 गुना हो गया, मैंने 1% लगाया था तो कम लगाया था। 1% शायद तब भी कम बोलूँगा, 2% लगाया था तो कम लगाया। परसिस्टेंट सिस्टम इज़ वन ऑफ द कंपनीज़, इस तरीके की कंपनी इज़ वन ऑफ द कंपनीज़ जिसमें आप 10% ले सकते थे, या 5% तो कम से कम ले सकते थे, आपके पोर्टफोलियो का? अपने पर्सनल हुँ, पोर्टफोलियो का। ओके। इवन इवन व्हेन आई रन यू नो माय ओन फंड, लाइक तब भी आप इस ऐसी कंपनीज़ को 10% पोज़ीशन बना सकते हो। क्योंकि आपके पास कोई डेट नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी बिज़नेस ग्रो कर रही है, सिक्लिकली ट्रफ अर्निंग्स पे है, अर्निंग्स बढ़ी हैं, प्राइस गिर गया है, आपको और क्या चाहिए एज़ एन इन्वेस्टर? हुँ, यही नो तो चाहिए। नो ब्रेनर। नो ब्रेनर हो जाता है। नो ब्रेनर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हाँ, मतलब इट्स ईज़ियर या टू इन्वेस्ट इन दीज़ कंपनीज़। आपने आपके खुद के पॉडकास्ट पे एक बहुत अच्छे से एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ द सेकंड डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी। सो इसका क्या मतलब होता है एंड इफ यू कैन गिव सम एग्जांपल्स आई थिंक यू हैड एनालाइज्ड प्लेयर्स लाइक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स में आपने इंडस टावर्स एंड ऑल एनालाइज़ किया था। तो सेकंड सेकंड डेरिवेटिव स्ट्रैटेजी होता क्या है एंड हाउ कैन वी आल्सो लाइक इंटरप्रेट दिस? So yeah, that was a podcast with one of our fund managers. You know, like
सो सेकेंडरी मैंने भी नहीं इन्वेस्ट किया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके अंदर अपने फंड के अंदर। सो सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली स्ट्रैटेजी इज कि यू आर लुकिंग एट, आपको पता है अब टेलीकॉम में साइकिल अच्छी है, ठीक है, तो ऑलरेडी लेकिन जो हेडलाइन स्टॉक्स हैं, जो फ्रंट लाइन टेलीकॉम स्टॉक्स हैं, वो भाग गए हैं, राइट? अब आप देखने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अभी भी रीजनेबली प्राइस्ड है कंपैरेटिवली, और मेरे को वहाँ से ज़्यादा अपसाइड मिल सकती है। इट कुड बी अ वायर कंपनी दैट supplies wires to these companies. It could be a broadband this company जो what do you call those routers, a router manufacturing company. It could be a tower company. So you are looking at something different, but like still that benefits from the same value chain of the business. So that's like second derivative, second order effects of sorts. So I try to look at things in that way also, because I've learned कि सीधा हेडलाइन स्टॉक्स पे जाने जाने की ज़रूरत नहीं, बिजनेसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है पूरा टाइम। देयर कुड बी वैल्यू इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेम सेक्टर, सो दैट्स व्हाट इट इज। How much weightage do you give to, let's say, management quality and promoter background, and how do you decide कि yeah, this is a good quality of the management? सी इट मैटर्स अ लॉट। सी बैड मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे। सो दैट वन पार्ट इज वेरी क्लियर कि बैड मैनेजमेंट के साथ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो हाउ बफेट बेसिकली सेज कि इट्स वेरी हार्ड टू मेक मनी विद क्रुक्स, राइट? सो एंड एट द सेम टाइम बैड टैलेंट के साथ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सम पीपल आर वेरी वेल मीनिंग एंड वेरी ऑनेस्ट पीपल, बट स्टिल द टैलेंट इज नॉट देयर। So one of my friends who basically says like, everyone is nice, but like you have to bet on talent also. Like you can't just bet on nice people all the time. And they have to be nice, kind, and talented, right? So management is really, really important, but the weightage in terms of mathematical figure I cannot give you, but it matters a lot. If it is definitely an elimination criteria if it's not up to the par. Can you give me example of some cues or some hints when you go to like meet promoters and management quality? ऐसे ये वाले अच्छे हो गए और ये वाले negative हो गए. How do you like assess them? See, flamboyance is one of the things that I stay away from in terms of business. Like, if there was this one of the managers, we went to meet, and he had like like this button open, and he had like multiple gold chains in his neck, and I just looked at and the stock looked cheap. I was like, ये stock probably यार इसीलिए cheap है। इसलिए इसलिए कि ये थोड़ी सी ना अजीब सी वाइब है यहाँ पे, कि and you obviously try to understand some people are talented also and still are flamboyant, but like this is one of the red flags that you kind of think like कि इसकी priorities क्या है बंदे की, कि so that's And what's your personal asset allocation looking like? कौन से कितना percentage कौन से asset class में होगा आपका? So mine is fairly simple. Like it's kind of 75 to 80% in equities, and then rest is in bond funds. That's how it is, and some And cash. Yeah. and how much percentage would be in cash? Uh, Cash would be somewhere around 5-6%, and Okay. the rest is in bonds. So bonds, a lot of I invest in funds which basically have GSECs mostly, so they are as good as cash. Government securities. Yeah, government securities. And एक young retail investor अगर ये वीडियो देख रहा है, let's say हाँ. 21-year-old, making 6 lakhs per annum, 50,000 a month, हाँ. wants to invest say 10,000 per month. तो क्या asset allocation strategy होगी and कौन से category of mutual funds में उसने invest करना सी चाहिए? अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए खाली, तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड कोई भी देख लो, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपका इसमें भी आपको लग रहा है कि कि मेरे को नहीं पता कि फंड मैनेजर कौन सा क्या होगा, तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो। इंडेक्स फंड एनएसई 500 जैसा, बीएसई 500 जैसा इंडेक्स फंड पकड़ लो। चाहे आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत हाई रिस्क टेकर हो, तो आप बीएसई स्मॉल कैप 250 टाइप का फंड पकड़ लो और इसमें इन्वेस्ट करो। अब अगर आपको लगता है कि आपको नहीं, आप इंडिया से सैटिस्फाइड नहीं हो, तो नैस्डैक 100 जैसा फंड पकड़ लो। और दैट्स हाउ इट इज ब्रॉडली। Nasdaq 100 ये US का यूएस का tech हाँ, fund टेक basically. फंड या नैस्डैक 100, बहुत सारे फंड हाउसेस हैं, यू कैन इन्वेस्ट थ्रू दैट। And आप recommend करोगे that
retail investors should also look to invest outside Indian markets as well? ऑफ कोर्स मतलब आप इंडेक्स फंड में करोगे तो कर ही सकते हो ना, इंडेक्स फंड में करो ना। ऐसे कौन से 3 बुक्स है जो आप हमको recommend करोगे if we want to start our investing journey? So you're talking about people who have never read anything Yeah. about investing. Yeah. तो दोनों कैटेगरीज करते हैं. So first question is ऐसे like जिनको बेसिक नॉलेज है फाइनेंस का उनके लिए ऐसे कौन से 3 बुक्स है जिससे वो अपस्किल कर सकते हैं फाइनेंस में? एंड अगेन फॉर पीपल हु डोंट नो एनीथिंग ऐसे कौन से 3 बुक्स है जो उनको हेल्प करेंगे टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग जर्नी? सो अगर आपको इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट ऑफ पीटर लिंच की वन अपॉन वॉल स्ट्रीट इजी रीड है, उसको पढ़ लो। और जब आपने वो पढ़ ली तो पीटर लिंच के आप वीडियोस देखो यूट्यूब पे। जब एक बार आपने वो पढ़ ली, जो भी उसके पुराने इंटरव्यूज हैं वो सब हैं, वो देखो। देन यू रीड बफेट की द वॉरेन बफेट वे, राइट? एंड थर्ड बुक यू कैन रीड इज 0 to 1 by Peter Thiel, right? So that will help you understand ki what makes a business a quality business or a monopolistic business or an oligopolistic business. How smart entrepreneurs basically do things. And तो वो exponential thinking में help करेगा. Buffett आपको ground करेगा. Peter Lynch आपको basic knowledge देगा. And then Peter Thiel will help you think really, really big in investing. And for the second set of audience? And for the second set of audience, people who already know, you know, fund managers, aspiring fund managers, analysts out there, I would say एक बुक जो ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको, वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। वो इसलिए है और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी नहीं, एक्चुअली सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ो। वो भी बेन ग्रैहम की बुक है। सो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ रहे हो तो आप सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ो। एंड second book that you can read is 100 to 1. 100 to 1 by Thomas Phelps. And he basically goes into how do you identify consistently compounding stock. He's saying 100 to 1, basically the stocks that went 100 to 1. But what he's basically explaining in the book is how do you find, like, you know, consistent compounders. And third book I would tell people to read is Capital Returns by Ed Chancellor. That's a very good book. It basically explains how to judge the situation on the supply side rather than on the demand side, because people are like, you know, कि इस commodity का demand बढ़ रहा है, उसका demand बढ़ रहा है. But if you can handicap the supply side, you will be able to better your investment odds. What is one quote that always keeps you motivated? Take a simple idea and take it very seriously. Wow. Very Yeah. nice. You know, something relatable I had read, the biggest skill set to have is to reduce the gap between idea and execution. Yeah. So if that That's is a amazing. skill which someone can have, they'll just go places. Yeah, 100%. 100%. Very interesting conversation. Thank you so much for doing this. Last question that I ask all my guests, it's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Ramneek Kundra, what is one question you would like to ask him towards the end? What would be the one question? That's a good question. That would be the one. Thank you I so I should have actually looked at your interviews. मैंने पहले देख रखे हैं और मेरे को याद है you asked and I didn't think about it. Right. ये मैं सबको पूछता हूँ. हाँ. So one question could be how do I deal with the stress that comes with investing? So how do you deal with stress? Underperformance. How do you deal with underperformance? See, it has to do with a lot of, you know, as fund managers are like specifically me, who has comparatively, you know, less experience related to, you know, people who have had 20, 25 years. I've had only 10 years, but like, and publicly managing money, it's been only like what, 4, 5 years. So
The hard part for me is to just stop keep thinking. It's like I keep thinking consistently, and sometimes you get into like uh, paralysis by analysis kind of a situation, and then you have to back off. You're like, let's look at my portfolio once again. Is there anything wrong over here or not? And you just keep doing it again and again and again. And as fund manager like me, young fund managers like me, like younger fund managers like me, uh, your self-esteem tends to get tied to your NAV growth a lot of times, and you don't want that to happen to you. So I try to calm that down. So I talk to like good fund managers and experienced fund managers कि आप बताओ मैं क्या गलत कर रहा हूँ, आप बताओ मेरे पोर्टफोलियो में क्या-क्या गलत है? आपने देखी है फैक्ट शीट, अब दोबारा देख लो एक बारी। तो उनके साथ लेके बैठ जाता हूँ, तो आप बता दो कि इसमें मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो आपने डील कैसे किया था? आपने 2007 में अंडर परफ़ॉर्म किया था, आप क्या कर रहे थे? 2018 में आपने अंडर परफ़ॉर्म किया था, तो आपने कैसे डील किया उससे? सो उनका एक्सपीरियंस हेल्प्स अ लॉट, एंड बट इट इज़ अ टैक्सिंग जॉब मैन, uh, very stressful. Would you recommend like someone who's watching this जो जैसे फाइनेंस में करियर करना है तो उनको ये इंडस्ट्री में लेट्स से क्या प्रोज हो गए क्या कॉन्स हो गए इफ दे वांट टू डू अ करियर इन दिस इंडस्ट्री? सी प्रोज आर कि आप बहुत स्मार्ट लोगों से मिलते हो, तो आपको लगता है कि व्हाट इज पॉसिबल इन कैपिटल मार्केट्स इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल gains that you are going to have is just limitless. That's the sky is the limit, and I don't think even sky is the limit. Like it's just bonkers. You are not never going to master it. सो मैं लर्न कंटिन्यूअसली करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, एंड कीप लर्निंग। एंड इस प्रोज यही है कि आप बहुत स्मार्ट लोगों से मिलोगे, इंटेलेक्चुअली साउंड लोगों से मिलोगे। आपको लगेगा कि आपने कोई चीज़ अगर मास्टर कर लिया तो आपको फिर कोई ऐसा आदमी इंसान मिल जाएगा जो जिसने आपसे बेटर मास्टर की होगी वो चीज़। एंड देन अनदर थिंग इज पर्सनल लेवल पे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, यू नो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वर्क कर रही है और कौन सी इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली वर्क करती हैं, जो आपको आउटसाइड द इंडस्ट्री वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल पहले आई सीन फंड मैनेजर्स हु बेसिकली वेंट लॉन्ग डिफेंस स्टॉक्स in India or defense theme. The CAGR for that whole theme is more than 50%. 50? 50%, yeah. And I was not long defense stocks. And आप मिलते हो और उनसे लर्न करते हो यार, अच्छा आपका तभी इतना आप तभी लेजेंड हो कि you have been able to, there are legendary people who have not been able to get that call right. That's fine, they got something else right. But you try to learn कि यार ये ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं और इन्होंने ऐसा क्या देखा हुआ है जो आपने नहीं देखा। सो इस तरीके के लोगों से मिलोगे तो आपका पर्सनल फाइनेंसेस भी बहुत उसी तरीके से डेवलप होंगे। देन यू कैन गो लॉन्ग सर्च म्यूचुअल फंड्स, और मे बी गेट लॉन्ग सर्टेन स्टॉक्स इन कंपनीज दैट अलाउ इट। सो पर्सनल लेवल पे भी यू गेन अ लॉट इन Right. टर्म्स ऑफ वेल्थ, एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी। सो इट्स अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ इन दैट सेंस। Right. And it's a very noble profession, by the way. You end up making money for someone. It's a very noble thing. It's a very good feeling when someone, texts me or sends me a message कि आपने जब परफॉर्म किया तो मैंने वो वाला पैसा निकाल के अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा दिया है, या Wow. शादी कराई है किसी की। सो दैट फील्स Yeah, ग्रेट। so touching. Thank you so much for doing this. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत चीज़ें सीखने मिली and looking forward to more of such conversations and looking forward for your tweets as well, LinkedIn posts, Substack articles as well. But thank you so much for doing this. बहुत सीखने मिला. I'm sure everyone who's watching this, they've got some amazing value from your journey, from your experience. Wish you the best. थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। Thank you.
Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.